आगे लिखे। देखो गागरोन का युद्ध, देखो बैटल ऑफ गागरोन। गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़। लिखो गागरोन का युद्ध। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड मालवा का राजा था। कहां का राजा था? कुंभा के टाइम में था महमूद खिलजी फर्स्ट, और अब था महमूद खिलजी सेकंड। लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। लिखो दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार। अपने ये भी कह सकते हैं ना, मेवाड़ और मालवा में लंबे टाइम से बनती नहीं है। कुंभा के टाइम में लड़ाई चल रही थी, रायमल के टाइम में लड़ाई चल रही थी, अब वापस हो गई। लिखो मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी थी। देयर वॉज ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी थी। देयर वॉज ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी थी। देयर वॉज ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक बात देखो, इस महमूद खिलजी का एक मंत्री था, उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? चंदेरी का था। कहां का था? आपने बाबर के साथ उसकी लड़ाई पड़ी होगी, पड़ी? तो ये चंदेरी का, चंदेरी मालवा के अंदर जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, और ये मंत्री था इनका, मालवा वालों का। और ये बड़ा शक्तिशाली आदमी था। तो ये मालवा के राजाओं को जब जी में आता तब बनाता, जब जी में आता तब उनको हटा देता। महमूद खिलजी सेकंड को बनाने वाला भी यही था। लेकिन जब महमूद खिलजी सेकंड एक बार अपनी सीट पर बैठ गया, मजबूत हो गया, तो उसने मेदिन राय की बातें माननी बंद कर दी। तो इनके बीच में लड़ाइयां हुई। तो फिर मेदिन राय भाग के आ गया सांगा के पास, और सांगा ने इसको रहने की जगह दे दी गागरोन। कौन सी? तो ये गागरोन में किसकी तरफ से बैठा था? सांगा। किससे लड़के आया? महमूद। तो महमूद खिलजी ने इसलिए गागरोन पर अटैक किया। कहां का अटैक किया? क्योंकि वो किससे लड़ना चाहता है, पर उसको गागरोन का किला किसने दिया था? सांगा ने कहा मैं लड़ूंगा तेरी तरफ से। इसलिए बाद में गागरोन की लड़ाई किस किसके बीच में, किसके चक्कर में? ये कहां का था? लिखो तीसरा, लिखो सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही मेदिनी राय को शरण दी थी। मेदिनी राय के कोष्टक में चंदेरी लिखना। सांगा गेव शेल्टर टू मेदिनी राय, रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड। कोष्टक में चंदेरी लिख लेना। सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही महमूद खिलजी सेकंड को शरण दी थी। अरे सॉरी, उसको मेदिन राय को शरण दी थी। सांगा गेव शेल्टर टू मेदिन राय, रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही मेदिन राय को शरण दी थी। सांगा गेव शेल्टर टू मेदिन राय, रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड। इसी में कंटिन्यू करना। तथा इसे गागरोन का किला दिया था, एंड गिफ्टेड गागरोन फोर्ट टू हिम। तथा इसे गागरोन का किला दिया था। किसने? सांगा ने। किसको? मेदिन राय। कौन सा किला दिया? तथा इसे गागरोन का किला दिया था, एंड गिफ्टेड गागरोन फोर्ट टू हिम। तथा इसे गागरोन का किला दिया था, एंड गिफ्टेड गागरोन फोर्ट टू हिम।
लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर सांगा जीता। कौन जीता? सांगा। लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए अलग से लिखो। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वॉन दिस बैटल। सांगा के एक सेनापति है, उनका नाम था हरिदास चारण। क्या नाम है? हरिदास। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? महमूद खिलजी सेकंड। किसका सेनापति है? तो सांगा राजीवार सांगा ने अपने सेनापति को 12 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? लिखो, हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार किया था। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार किया था। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार किया था, अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। अरे सांगा ने इसे 12 गांव दिए थे। सो सांगा गिफ्टेड हिम 12 विलेज। किसे? हरिदास। अदर सांगा ने इसे 12 गांव दिए थे। सो सांगा गिफ्टेड हिम 12 विलेज। फिर महमूद खिलजी को 6 महीने चित्तौड़ में गिरफ्तार करके रखा था। फिर 6 महीने बाद महमूद खिलजी ने कहा कि मैं मुंह में तिनका लेके माफी मांग लूंगा। घास का तिनका लेके। क्या लेके? घास का तिनका मुंह में लेने का मतलब मैं खुद को गाय मानता हूं। गाय क्या खाती है? तो दुश्मन ये कह देता घास का तिनका, इसका मतलब मैं खुद क्या हूं? गाय। और गाय को अपने मारते। इसलिए आज भी कोई बचता है मैं थारी काली गांव, तो किसी को मारता है तो भाई मैं तुम्हारी गाय हूं, मेरे को मारो मत। अपने यहाँ गाय को मारते। तो महमूद खिलजी ने घास का तिनका मुंह में लिया। सांगा ने कहा रवाना हो, पीछे मुड़ के मत देखना। अगला युद्ध लिखो, ईडर का युद्ध। ईडर कहां पड़ता है? गुजरात। ईडर का युद्ध, बैटल ऑफ ईडर। सांगा और गुजरात का राजा मुजफ्फर शाह। गुजरात का राजा कौन है? मुजफ्फर शाह। लिख लिया? किस किस के बीच में बताओ देखे? सांगा और मुजफ्फर शाह। कौन सी लड़ाई हो रही है? ईडर का। मुजफ्फर शाह कहां का राजा? ईडर कहां पर पड़ता है? गुजरात में। लिखो, युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। घिसी पीटी बातें थी। लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। हिस्ट्री इस मामले में सिंपल सब्जेक्ट है। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। पहले से नहीं बन रही थी, कुंभा के टाइम से लड़े हुए थे गुजरात के साथ। किस चीज को लेके? कुंभा के टाइम में गुजरात से लड़ाई किस बात को लेके? नागौर को लेके। किसको लेके? लिखो, नागौर को लेकर मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी थी। देयर वॉज ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात फॉर अ लॉन्ग टाइम रिगार्डिंग नागौर। नागौर को लेकर मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी थी। देयर वॉज ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात फॉर ए लॉन्ग टाइम रिगार्डिंग नागौर। नागौर को लेकर मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी थी। देयर वॉज ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात फॉर ए लॉन्ग टाइम रिगार्डिंग नागौर। नागौर को लेकर गुजरात और मेवाड़ में लंबे समय से क्या थी? दुश्मनी। अभी में हमने पढ़ा पहले कि सांगा की लड़ाई चल रही है मालवा से। किससे चल रही है? मालवा। तब गुजरात वाले मालवा की सहायता कर रहे थे। गुजरात वाले किसकी सहायता कर रहे हैं? तो सांगा खार खाया बैठता, अरे यार मेरी लड़ाई मालवा से, तुम फालतू में दाढ़ बात में मुसलसन। लिखो, लिखो, सांगा के खिलाफ गुजरात मालवा की सहायता कर रहा था। गुजरात वॉज हेल्पिंग मालवा अगेंस्ट सांगा। सांगा के खिलाफ गुजरात मालवा की सहायता कर रहा था।
गुजरात वॉज हेल्पिंग मालवा अगेंस्ट सांगा। फिर है ना, जैसे कुंभा और गुजरात लड़े थे नागौर में उत्तराधिकार को लेकर। किसको? नागौर। ये लड़े थे इडर में उत्तराधिकार को लेकर। कहां पे? अगला कारण लिखो, चौथा लिखो, इडर का उत्तराधिकार संघर्ष। सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर। दो बंदों के बीच में यहां पे पंगा चल रहा है, बहरमल और रायमल के बीच। किस किस के बीच में? बाहर। सुनना, देखो पहले बातें फिर उतारना। दो बंदे राजा बनना चाहते हैं, एक कौन है? बहरमल, एक कौन है? राय। अब तो गुजरात एक राज्य है, गुजरात राज्य का भाग है ईडर। उस समय ईडर रियासत अलग थी और गुजरात रियासत अलग थी। गुजरात बहुत बड़ी रियासत है, ईडर एक छोटी रियासत थी। ईडर का राजा कौन बनना चाहता है? बहरमल। किससे लड़के? रायमल। तो ये गुजरात वालों के पास गया। गुजरात का राजा कौन है? मुजफ्फर शाह। और इसने मुजफ्फर शाह कहा, भाई तू मेरे को कहां का राजा बना दे? ईडर का। मुजफ्फर शाह ने कहा ठीक है। तो मुजफ्फर शाह ने इसको कहां का राजा बना दिया, मतलब किसको हटा दिया? तो रायमल आया सांगा के पास। रायमल की शादी मेवाड़ हो रखी थी, तो सांगा के पास है। उसने कहा मैं तुम्हारा जवाई हूं और तुम मेरी सहायता करो। तो सांगा किसकी सहायता करने के लिए गया? कहां पे जाएगा? ईडर। ईडर का राजा कौन बना बैठा है? किसकी सहायता से? तो उसने मुजफ्फर शाह को मैसेज किया कि भाई वो रायमल को राजा बनाने के लिए मेवाड़ से कौन आ रहा है? सांगा। मुजफ्फर शाह का चिंता मत कर, तो वहीं रह, मैं आ रहा हूं। तो बीडर में कौन आके बैठ गया? बहरमल। लीडर में कौन कौन दो बैठे? बहरमल और मुजफ्फर। सांगा ने दोनों को जाके हराया और किसको राजा बना दिया। ऐसा कैसा उतार लो, पहले समझ जाओगे ना। ये लाइनें लिखवाऊं, ऐसा उतार लो, फिर लिखवा लेते हैं अपने। बस इतना से ध्यान रखना कौन किसकी सहायता कर रहा है। लाइन चेंज करके लिखो। क्यों बात करते? लिखो इस युद्ध, लिखो सांगा ने मुजफ्फर शाह तथा बहरमल को हरा दिया। सांगा ने मुजफ्फर शाह तथा बहरमल को हरा दिया। सांगा डिफीटेड मुजफ्फर शाह एंड बहरमल। सांगा ने किस किस को हरा दिया? मुजफ्फर शाह और बहरमल। अब अगला लिखो भाई। तो उत्तर भारत में कौन कौन सी बड़ी रियासतें थी बताओ देखे? दिल्ली, मालवा, गुजरात और मेवाड़। दिल्ली हार गई, मालवा हार गया, गुजरात हार गया। दिल्ली का राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के दो चाचा उसके खिलाफ है। एक चाचा का नाम है आलम खान लोदी, एक चाचा का नाम है दौलत खान लोदी। क्या का नाम है? वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए उन्होंने सहायता मांगी बाबर। किससे मांगी? बाबर। बाबर उज्बेकिस्तान का है। बाबर कहां का है? वो राजा बनना चाहता उज्बेकिस्तान का, और उसके चाचा ने उसको कूट पीट के वहां से भगा दिया। इसलिए वो बैठा है काबुल। कहां बैठा है? काबुल। काबुल में उसकी पार पड़ती नहीं। उज्बेकिस्तान की तरफ जाए तो उसका चाचा मारे। काबुल में खाने पीने के दाने नहीं कुछ, तो क्या करे? तो उसने अपने पंजाब की तरफ अटैक करने शुरू किए। किधर? उसने अपने पंजाब पे 4 अटैक किए। कितने अटैक किए? अच्छा, पंजाब लोदियों के अंडर में, लेकिन लोधी तो खुद ही कमजोर हो रखे हैं। इसलिए बाबर पंजाब आता है, लूटपाट करके वापस काबुल चला जाता है। थोड़े दिन अपना खाना पीना चलाता है, फिर पंजाब आता है, फिर चला जाता है। ऐसे उसने कितने अटैक किए? 4। उन्हीं दिनों में इब्राहिम लोदी के दोनों चाचा उसके पास काबुल गए। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। कौन कौन गए? और उन्होंने बाबर को कहा, क्या रे बाबर, क्या छोटी छोटी लड़ाइयां करता है? क्या पंजाब के हाथ लगा लगा के वापस भागता है, अनाज उठा के आ जाता है? थोड़ा दिल मांगे मोर, थोड़ा आगे बढ़, थोड़ी हिम्मत दिखा।
दिल्ली पे कब्जा कर ले। उसने कहा यार दिल्ली में इब्राहिम लोदी बैठा है, वो मारेगा मेरे को, दिल्ली पे तो कैसे कब्जा कर लूं। उसने कहा हम तेरे साथ हैं, हम लोधी है, लोधियों की आधी पावर तेरी साइड हो जाएगी तो इब्राहिम लोदी को आराम से हरा ले। उसने कहा तुम्हें क्या फायदा है कि तू दिल्ली और आगरा लूट लेना, धन मिल जाएगा, फिर छोड़ देना, हम राज कर लेंगे। तो बाबर ने कहा डन। अब बाबर पंजाब तक तो आता ही था, अब वो पंजाब से कहां आना चाहता है, दिल्ली। तो पंजाब से दिल्ली के बीच में राज्य हरियाणा, तो वो पंजाब से कहां पर है, हरियाणा। दिल्ली में इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी को पता चला कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो वो अब दिल्ली से पंजाब की तरफ जाएगा, तो बीच में वो भी हरियाणा, तो बीच में दोनों मिले पानीपत। क्या मिले, पानीपत का पहला युद्ध 1526, इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया। सल्तनत का पहला राजा या सल्तनत का एकमात्र राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ, क्यों, क्योंकि उस भाई राजा लड़ने ही नहीं जाते थे सल्तनत वाले, केवल पीछे बैठ के बताते थे तू कर ले तू कर ले। अब की बार किसको बताए, सेना तो उधर है, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी सारे उधर मिले हुए। फिर इब्राहिम लोधी ने कहा मैं खुद लड़ता हूं, लड़ा तो काम आ गया। तब बाबर ने कहां कब्जा किया, दिल्ली और आगरा, और भयंकर धन मिला, भयंकर भयंकर धन मिला। इतना धन मिला कि उसने काबुल के हर एक एक आदमी को एक एक चांदी का सिक्का भेजा, चांदी के सिक्के भेजे। उसको लगा रहे यहाँ पे तो भयंकर धन है। उसने अपनी किताब में लिखा अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए, अब हमें काबुल की गरीबी। अब उसने जाने से मना कर दिया। आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी तो साइड में हो गए, अब दिल्ली आगरा पे कब्जा करके कौन बैठा है, खुद बाबर। अब बाबर जब कब्जा करके बैठा तो बाबर ने आगरा पे कब्जा किया, आगरा पे कब्जा किया तो अपने राजस्थान की साइड में किला है, उसका नाम है बयाना। कौन सा किला है, उसने कहां पे कब्जा कर लिया, जब वो बयाना की तरफ है तो सांगन करना। तुम्हारा ध्यान किधर है हीरो, तो फिर सांगान का इधर नहीं है ना, वैसा उधर उधर, आगरा से उधर उधर है, इधर आने की कोई आवश्यकता। तो अब सांगा कौन सा किला लेने के लिए जाएगा, बयाना। तो लड़ाई कहां पर होगी, बयाना, बयाना का युद्ध। वैलेंटाइन डे के ठीक 2 दिन बाद। अच्छा तुम्हें पता है वैलेंटाइन डे कब आता है, अरे अरे बस बातें नहीं करनी आप। किस किस के बीच में हो रहा है बताओ, देखिए। सांगा और बाबर, कौन सा युद्ध, बयाना। बयाना कहां पड़ता है, वापस वही आगरा के पास। सांगा चित्तौड़ से चल के बयाना गया, चित्तौड़ चल कहां गया, बयान। बयाना का किला बाबर ने एक बंदे को दे रखा, उस बंदे का नाम है मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम है, तो मेहंदी ख्वाजा ने मैसेज किया कि भाई वो किला तू मेरे को दे के गया था, तो बाबर ने कहा बैठा रहा, अरे नहीं यार वो इधर से कोई एक आदमी आ रहा है, तो सांगा नाम का बंदा किले पे कब्जा करने के लिए आ रहा है। तो बाबर ने कहा घबराने की कोई आवश्यकता, मैं एक सेनापति और भेज रहा हूं। और बाबर ने एक सेनापति और भेज दिया, सुल्तान मिर्जा। कौन सा भेज दिया, तो किले में पहले से कौन बैठा था, और सेनापति बन के कौन है, लिखो। इस समय दिस टाइम बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। बयाना फोर्ट वॉज अंडर कंट्रोल इन मेहंदी ख्वाजा। बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। बयाना फोर्ट वॉज अंडर कंट्रोल इन मेहंदी ख्वाजा। बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। बयाना फोर्ट वॉज अंडर कंट्रोल इन मेहंदी ख्वाजा। लाइन चेंज करके लिखो। बाबर का सेनापति बराबर सुल्तान मिर्जा, कमांडर ऑफ बाबर। बाबर का सेनापति बराबर लिखो सुल्तान मिर्जा। बाबर का सेनापति कौन है, सुल्तान मिर्जा। लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा दोनों को रहा है एक साथ। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। जब मुगलों की सेना भाग रही थी ना, तो अपना एक वाद्य यंत्र छोड़ गई थी, तासा, बताया था मैंने।
कि बयाना युद्ध के बाद मुगलों के इस वाद्य यंत्र पर मेवाड़ वालों ने कब्जा कर लिया था, पढ़ा था? जो गले में लटका के बजाया जाता है, एक मुस्लिम वाद्य यंत्र है, मुहर्रम के टाइम में बजाया जाता, पढ़ा था हमने? लिखो, लिखो। मेवाड़ की सेना ने, मेवाड़ सार में, मेवाड़ की सेना ने मेवाड़ सार में मुगलों से तासा नामक वाद्य यंत्र छीन लिया था। स्नेच्ड ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम तासा फ्रॉम मुगल्स। मुगलों से तासा नामक वाद्य यंत्र छीन लिया था। स्नेच्ड ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम तासा फ्रॉम मुगल्स। ढोल नगाड़े होते थे, सेना ढोल नगाड़े नहीं बजाएगी तो कौन बजाएगा? फिर हम पढ़ते तो हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में सेना आगे बढ़ी। आज भी पूरी फौज के पास होता है अपने, बिना वाद्य यंत्रों की क्या लड़ना। तो फिर आपने जो डायलॉग था, फौज में नगारो बात में हुंकारो, फौज में नगारो बात में, फौजियों को नगाड़ा जब सुनते हैं तो उनमें जोश आता है, बात में हुंकारा, बात में। लक्ष्मीकांत चुंडात की अपनी पूरी बुक है हुंकारो दोसा, बुक का नाम ही क्या है? हुंकारो दोसा। बोलो, तो आज घर पे जाके लिख लेना, लक्ष्मीकांत चुंडात वाली किताबें लिखी, उनमें एक लिख लेना हुंकारो दोसा। बोलो, लिख लोगे? कौन सी बुक, किसकी बुक है? लिख लो कहीं साइड में, वरना तुम कहोगे हम वो कॉपी तो लाए नहीं। बिना वाद्य यंत्रों की काय लड़ाई है। सेना को इकट्ठा करने के लिए अब पिछले कई सालों तक गांव में जब भी लोगों को इकट्ठा करना था ढोल बजाते। अब तो ठीक है, लाउड स्पीकर है, फोन कर लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज हो जाते हैं, पहले नहीं था तो यही थे। हुंकारो, हुंकारो मतलब क्या होता है? अब की बार जब सांगा ने बयाना की लड़ाई जीती तो सांगा को लगाया यार ये बार बार पंचायती इन दिल्ली आगरा वालों से, और मेरे को चित्तौड़ से चल के कहां पर आना पड़ता है, इधर आगरा की तरफ। आगरा पे कब्जा ही करते हैं। कहां कब्जा करते हैं? आगरा। अरे इस बाबर को भगाते हैं यहां से। फिर दूसरा, बाबर ने लोदियों का आके आगरा पे कब्जा किया था। लोदियों को पता चला कि आजकल बाबर से कौन लड़ रहा है, सांगा, तो लोधी सांगा के पास आ गए। उधर इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था महमूद लोधी, कौन था? लोदियों की सांगा की भी पहले बनती नहीं थी, पर अब सांगा की बाबर से नहीं बनती, लोदियों की बाबर से नहीं बनती। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो महमूद लोधी ने सांगा कहा कि भाई सांगा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, और यार ये हमें आगरा दिलवा दे। तो सांगा ने कहा ठीक है, बयान से अपने किधर चलेंगे? आगरा। अब जब बाबर को पता चला कि मुश्किल से तो आगरा लिया था, अब वो किधर आ रहा है? अपने आगरा। तो फिर बाबर आगरा को बचाने के लिए सामने आता। तो बयान आगरा के बीच में जगह है खानवा। कौन सी जगह है? लिखो, खानवा का युद्ध। पहले वाले के लगभग 1 महीने बाद, दोनों भरतपुर में, बयान और खानवा। खानवा का बैटल ऑफ खानवा लिखो। सांगा वर्सेस बाबर तो लिख लो नीचे, सांगा वर्सेस बाबर। लिखो, युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का, और सांगा तो कर ही गया, बयाना का किला बाबर के पास था, छीन गया ही। लिखो, सांगा ने बयाना पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट।
अच्छा, बाबर के पास में दो जगह, एक दिल्ली और एक आगरा। सांगा ने दोनों तरफ सेना भेजी है, इधर खानवा की तरफ भी सेना गई है, उसकी दिल्ली की तरफ भी सेना गई है। उसने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर कब्जे किए। कितने गांवों पर? देखो, सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। सांगा ने दिल्ली सल्तनत, सल्तनत बोलते दिल्ली के आसपास वाले इलाके को, दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कितने गांवों पर अधिकार कर लिया? 200 गांवों पर। अच्छा, बाबर इसलिए भी नाराज है क्योंकि बाबर के दुश्मन है लोधी, और सांगा किनको सहायता दे रहा है? लोधियों को। लोधियों का नेता कौन है? महमूद लोधी। कौन है? किसका भाई है? देखो, सांगा महमूद लोधी से गठबंधन कर रहा था। महमूद लोधी कोष्टक में लिखना अफगान, ताकि याद रहे आपको। सांगा महमूद लोधी से गठबंधन कर रहा था। सांगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद महमूद लोधी। सांगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद महमूद लोधी। कोष्टक में अफगान लिखना। सांगा महमूद लोधी से गठबंधन कर रहा था। क्योंकि अपने को याद ये रखना है कि मुगलों ने अफगानों का राज खत्म किया था। मुगलों ने अफगानों का, इसलिए मुगलों और अफगानों में कभी आपस में बनती नहीं थी। तो बाबर ने आके अफगानों का राज समाप्त कर दिया। इसलिए अफगानों में से वापस एक बंदा उठ के आया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अफगान तो था, तो उसने बात कहा मुगलों को समाप्त करूंगा मैं, इसलिए उसने हुमायूं को बाहर निकाला था। समझ में आई बात? तो सांगा किसके साथ गठबंधन कर रहा है? महमूद लोधी। महमूद लोधी कौन है? अफगानों का। इब्राहिम लोधी के मरने के बाद अफगानों का नेता कौन बना? महमूद लोधी। कारण तो मुख्य मुख्य थे। एक कारण बाबर अपनी बुक में लिखता है। बाबर की बुक कौन सी? वो कहता है कि जब मैं काबुल रहता था, जब मैं कहा रहता था, तो एक दिन सांगा के कुछ लोग मेरे पास आए। किसके? और उन्होंने आके कहा कि भाई बाबर, तू हिंदुस्तान चल और इब्राहिम लोधी से लड़, क्योंकि इब्राहिम लोधी हमें परेशान करता है। तो मैं तो सांगा के बुलाने पे आया था। किसके बुलाने पे आया? सांगा के बुलाने पर आया था। पर पानीपत के पहले युद्ध में जब मैं इब्राहिम लोधी से लड़ रहा था, तो सांगा सहायता करने नहीं आया। तो मैं सांगा को सबक सिखाना चाहता हूं। इसने मेरा वादा तोड़ा है। क्या तोड़ा है? प्रॉमिस करके बुला लिया, लेकिन बाद में प्रॉमिस निभाया नहीं, इसलिए मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूं। हालांकि हम कहते हैं कि बात झूठी है, क्योंकि पहली तो बात तो ये कि बाबर के अलावा इस बात को किसी ने भी लिखा नहीं। यदि इतनी बड़ी बात होती कि बाबर को सांगा बुलाता, तो कोई ना कोई इतिहासकार तो लिखता। राजस्थान वाले नहीं तो कोई मुस्लिम इतिहासकार ही लिख देते, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में कुछ भी ऐसा लिखा नहीं। दूसरा, इब्राहिम लोधी के लिए सांगा क्या ही बुलाएगा, वो भी 1526 में, जबकि वो उसको पहले ही हरा चुका है 1517 और 1518 में, वो भी बाड़ी में जाके। तो बाबर अपने को जस्टिफाई करना चाहता है, इसलिए ऐसा कारण लिख गया। पर अपने लिखते हैं, लिखो लिखो। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। सांगा पर किसका आरोप लगाया था? वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। अब दोनों सेना आमने सामने पड़ी है। बाबर उधर से आया। बाबर, उत्तर भारत में पहला बंदा बाबर है जिसने तोपों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो इससे पहले उत्तर भारत में किसी ने तोपों का प्रयोग नहीं। साउथ इंडिया में आ गई थी पुर्तगाली। कौन ले आए थे? पुर्तगाल। पर नॉर्थ में यदि कुछ बारूद लेके आया था, तो वो बंदा कौन था? कौन था? बाबर। तो बाबर तोपे लेके आ गया था। तो बाबर जब नॉर्थ इंडिया के अंदर तोपे लेके आ गया था, तो बाबर अपनी तोपों की लोकेशन थोड़ी ऊंची लगाता है, क्योंकि तोपे ऊंची होगी नीचे ज्यादा मार करेगी, नीचे की तरफ ज्यादा जाएगी। इसलिए अपनी सेना लेके थोड़ा ऊपर बैठा, अपने उसने तोपे लगाई, और जो घायल हो गई थी सेना बयाना युद्ध में, उस सेना का इलाज वगैरह करवाया। मुसलमान राजाओं की एक अच्छी विशेषता यह भी थी कि दुश्मन का पूरा पता लगाते। उन्हें सांगा के बारे में पूरा पता भी लगाया। 17 मार्च को लड़ाई करनी है। 16 मार्च को बाबर ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके अपनी सेना से पूछा कि भाई हाउस द जोश। सेना ने कहा लो सर, हाई नहीं है, हमारा जोश क्या है? क्यों? क्योंकि बाबर जब काबुल से आया था ना इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए, तो काबुल में सेना इकट्ठी करता है। तो काबुल में जब सेना बनाता है, तो अपने सैनिकों को कहता है कि अपने भारत जाएंगे, वहां पे धन लूटेंगे और तुम्हें धन मिल जाएगा, और एक वहां से लड़कियां उठा के लाएंगे।
बाबर ने दोनों काम किए यहाँ पे, धन लूटा, लड़कियां उठाई, लेकिन वापस जाने से मना कर दिया। बाबर तो राजा है, रुक जाएगा, लेकिन फौजियों को तो संदेश से आते हैं टाइप का फील आ रहा था। उनको तो घर की याद आ रही थी, उनको वापस घर जाना था, इसलिए फौजी लड़ना ही नहीं चाहते। क्यों लड़े? तू कह के आया था कि अपने दिल्ली जाएंगे, लूटेंगे, वापस आ जाएंगे, लूट लिया दिल्ली, अब चल घर चल, वापस काबुल चल अपने। फिर दूसरा ये था कि जब महीने भर में सांगा के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि सांगा आज दिन तक किसी से भी युद्ध में हारा नहीं है। और पता चला कि सांगा एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, उसके शरीर में 80 घाव है। कितने घाव है? तो सैनिकों ने कहा कि जब हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनक तो नहीं है, डाकी है। और फिर भी अपने उससे लड़ने जाएंगे तो इसमें अपना घाटा, उसका तो अपने लड़ना नहीं है, वापस चल ले, जीता लूट लिया उतना ठीक है, घर तो चलते हैं। बाबर को लगा मरा दिया, यदि सेना ही नहीं लड़ेगी तो अकेले लड़के क्या करेंगे। पर बाबर ही हिम्मती आदमी था इस मामले में, और बाबर ने अपनी सेना को जोश दिलाने के लिए एक शानदार सा भाषण दिया। बाबर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है बाबर खुद के लिए लड़ता है? सैनिकों ने कहा, लगता नहीं है। बाबर ने कहा, नहीं, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है, यह है मजहब की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक इस्लाम की पताका लहराई जाए। अगर तुम लड़ोगे तो सबसे ठीक है, यदि ना लड़ोगे तो भी बाबर जिहाद करेगा। बाबर क्या करेगा? जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको क्या बोलते? बाबर अकेला लड़ेगा, बाबर जिहाद करेगा, बाबर गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको बोलते जिहाद, जो उन लड़ाइयों में लड़ते उनको बोलते गाजी। क्या बोलते? तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, लड़ो तो ठीक, नहीं लड़ो ठीक, मजहब की लड़ाई है, मेरी लड़ाई थोड़ी। जब ये कहा, थोड़ा फौजियों में बाल बाल खड़े हुए, रोंगटे खड़े हुए। एक फौज साहब ने कहा, होल्ड होल्ड ब्रो होल्ड, एक मिनट, ये ना अल्लाह, कुरान, मजहब, जिहाद, गाजी, ये सब तेरे मुंह से भले नहीं लगते, दारूड़ी है। कुरान शरीफ ये भी फरमाती है कि शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है, सारे दिन टुल रहता है। अभी भी तेरे हाथ में पेक है, देख। और बाबर ने पेक ले ही रखा था, और बाबर ढंग का दारूडिया था, बाबर सारे दिन पीता रहता था। बाबर नामा पढ़ लो तो यूं लगता है कि दारू के अलावा उसने कोई काम ही नहीं किया। बाबर और जहांगीर दो भयंकर दारूडी हुए, दोनों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी। मुगलों में दो ही राजाएं हैं जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी है, ये तो बाबर, एक है जहांगीर। बाबर की बाबरनामा, जहांगीर की तुजू के। इसका मतलब पिया हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। तो बाबर भी पिया पिया लिख गया कि मेरे को सांगा ने बुलाया और मैं उसको वादा तोड़ दिया, इसलिए सबक सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो फौज साहब ने कहा, अरे दारू पीने वाले आदमी, तू तो यार कम से कम इस्लाम की, मुसलमानों की बात मत कर। बाबर ने वो गिलास हाथ में था, फेंक दिया, और बाबर ने कहा, मैं कसम खाता हूं आज के बाद शराब के हाथ। एक फौज साहब और खड़े और उन्होंने कहा, कुरान शरीफ ये भी कहती है कि मुसलमान राजा को मुसलमान व्यापारियों से टैक्स नहीं लेना चाहिए। क्या कहती है? मुसलमान व्यापारियों को मुसलमान राजाओं से टैक्स, और तू लेता है? बाबर लेता था तमगा। कौन सा टैक्स लेता? बाबर ने कहा, कसम खाता हूं आज के बाद मैं किसी मुस्लिम व्यापारी से तमगा करे। तो बाबर कहता है, युद्ध नहीं है, क्या है? जिहाद। मैं आज के बाद क्या नहीं पीऊंगा? शराब। क्या नहीं लूंगा? तमगा। लिखो, लाइन चेंज करके लिखना, कारण हो गए। युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद बिफोर बैटल। युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद बिफोर बैटल। युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद बिफोर बैटल। उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। He took oath not to take liquors. He took oath to not take liquors. उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। He took oath to not take liquors. उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। He took oath to not take liquors. उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया। He abolished तमगा टैक्स ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया। He abolished तमगा टैक्स ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया। मुस्लिम व्यापारियों का क्या समाप्त कर दिया? तमगा कर समाप्त कर दिया। ये abolished तमगा टैक्स ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। ये बाबर की तैयारियां। सांगा क्या कर रहा है इधर? सांगा जानता है इस बार लड़ाई बड़ी है, आपने को आगरा दिल्ली पर कब्जा करना है,
तो वो राजस्थान के बाकी सारे राजाओं को लेटर लिखता है कि सारे मेरी सहायता करने के लिए कहां पर आ जाओ, खानवा। लिखो, सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे तथा उन्हें सहायता के लिए खानवा बुलाया। तथा उन्हें खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया, ये लिखो, तथा उन्हें खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। एंड कॉल्ड देम टू हेल्प इन बैटल ऑफ खानवा। तथा उन्हें खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। एंड कॉल्ड देम टू हेल्प इन बैटल ऑफ खानवा। तथा उन्हें खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। ये जो लेटर लिख के बुलाने की प्रथा थी ना, इसको अपने यहां बोलते थे पाती परवन। क्या बोलते थे? पाती का मतलब ही लेटर होता है, पाती परवन लेटर भेजना। ये जो लाइन लिखी इसके ब्रैकेट में लिख लें पाती परवन। पाती परवन लेटर भेजना। तो कोई पूछेगा कि कौन से युद्ध से पहले सांगा ने पाती परवन किया था? खानवा, पाती परवन। अब मैं लिख रहा हूं राजाओं के नाम, कौन कौन राजा इसका लेटर पढ़ के गए थे। आप एक बार उतार लो, फिर अपने पढ़ेंगे कहां कहां के थे। मैं इधर, आप नीचे ही लिखना, मैं इधर लिख रहा हूं। सबसे पहले कौन है? यहीं से, जहां आप बैठे हो वहीं से। जयपुर था नहीं पहले, इसको बोलते आमिर। लिखो आगे आमिर। कोई पूछेगा आमिर से अपनी सेना लेके कौन गया था? तो पृथ्वीराज। अगला कौन है? मारवाड़। मारवाड़ से सेना लेके कौन गया था? मालदेव। अगला कौन है? कल्याणमल, बीकानेर।
बीकानेर से सेना लेके कौन गया? कल्याण। अगला कौन है? वीरमदेव। मेड़ता, मेड़ता, मेड़ता से सेना लेके कौन गया था? वीरमदेव। अगला कौन है? कौन है? बहारमल। अभी देखो हम ईडर की लड़ाई पड़ रहे थे बहारमल और रायमल के बीच। सांगा किसको राजा बना गया था? रायमल। बहारमल की सहायता कौन कर रहा था? मुजफ्फर शाह। पर रायमल थोड़े दिनों में मर गया था, तो सांगा ने फिर वहां पे राजा किसको बना दिया था? बहारमल। तो ये कहां का राजा है? देख लो, ईडर। मेदिन राय आपका दोस्त है? कहां का है? लिखो तो चंदेरी। क्या सोचना है? चंदेरी। अगला कौन है? देवड़ा। देवड़ा कहां राजा थे? लिखो सिरोही। तुम सारे इंटेलिजेंट हो यार। अगला कौन है? तब डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के बोलते थे वागड़। क्या बोलते? वागड़। लिख लो, वागड़। उदय सिंह कहां का राजा है? वागड़। अगला कौन है? तब प्रतापगढ़ को बोलते देवलिया। क्या बोलते थे? देवलिया। लिख लो, देवलिया। प्रतापगढ़ नहीं बोलते थे इसको, देवलिया बोलते थे। अगला कौन है? हसन का मेवात। मेवात का इसलिए मेवाती। लिख लो, मेवात। हसन खान मेवाती कहां का है? अब देखो, हसन खान मेवाती किसकी तरफ से लड़ रहा है? सांगा। महमूद लोधी किसकी तरफ से लड़ रहा है? अभी तो बड़ा महमूद लोधी से गठबंधन किया, तो वो भी किसकी तरफ है? सांगा की तरफ। दो मुसलमान है, कौन कौन? महमूद लोधी, हसन खान, दो बड़े सेनापति है। इसका मतलब बाबर भले ही कहता हो कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, जिहाद, उसने तो यही कहा, लेकिन सांगा की तरफ से ऐसी कोई बात है? सांगा की तरफ से मुसलमान भी लड़ रहे थे। अगला कौन है? चुंडावत। कहां के पढ़े हमने? चुंडा। चुंडा को कौन सा ठिकाना मिला? लिखो, सलूम्बर। हरावल में आएंगे वो तो, सलूम्बर। लास्ट कौन है? झाला। सरनेम है, अज्जा नाम है। छला सरनेम है, अज्जा नाम। अब आज के हिसाब से तो होना चाहिए अज्जा झाला, पर पहले उल्टा लिखते थे, पहले सरनेम लिखते बाद में नाम लिखते, इसलिए क्या हो गया? राठौड़ रतन सिंह महेशदा सोत। पहले राठौड़ है, बाद में रतन सिंह थे। वैसे पहले झाला है, बाद में अज्जा। चित्तौड़गढ़ में जगह बड़ी सादड़ी। लिख लो, बड़ी सादड़ी चित्तौड़, या सादड़ी लिख लो, खाली सादड़ी लिख लो, सादड़ी चित्तौड़। सादड़ी। सादड़ी कहां पर है? चित्तौड़। वापस देख लेना। पृथ्वीराज बताओ कहां से? मालदेव, कल्याणमल, वीरमदेव, बहारमल, मेदिन राय, अखेराज, उदय सिंह, बाघ सिंह, हसन खान, रतन सिंह, झाला अज्जा। याद रहेगी बात है? अब भाई इधर आपकी सेना पड़ी है बाबर की। बाबर के पास में दो क्या है? तोपे। इधर सामने सेना है सांगा की। सांगा की सेना ज्यादा है, बाबर की सेना कम है। पर सांगा की सेना ऐसे है, ये पृथ्वीराज है आमेर का, अपने 3000 आदमी लेके खड़ा है। रतन सिंह चुंडावत है सलूम्बर का, अपने 2000 आदमी लेके खड़ा है। ये वागड़ का उदय सिंह है, अपने 7000 बंदे लेके खड़ा है। यहाँ पे मालदेव खड़ा है, बीचों बीच खुद सांगा है, वीरमदेव है, यहाँ पे कल्याणमल है, अखिराज देवड़ा, यहाँ पे हसन खान मेवाती, सब अपनी अपनी सेना लेके खड़े, अलग अलग सबकी अपनी अपनी सेना है। शुरुआत का हमला तोपों का हमला हुआ इधर से, अपने वालों के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। तोपें लाए जब वही है, तो अपने वालों तोपों वाली लड़ाई भी आती नहीं, ले सामने सामने वाली पूरी पंक्ति बिखर गई, सारे उड़ गए सामने वाले। अब सामने वाले उड़े तो अपने ये भी था कि अपने जो भी राजा होते सारे खुद युद्ध करने के लिए जाते। मुसलमानों में था कि राजा पीछे बैठ के डिक्टेट करेंगे, सेना लड़ेगी, यहाँ पे राजा खुद जाते। तो आमेर का पृथ्वीराज है, वागड़ का उदय सिंह है, ये मर गए, ये मरे तो इनकी सेना बाहर आ गई। अपने यहाँ तक जिसके साथ गए उसी का ऑर्डर फॉलो करेंगे। पृथ्वीराज के साथ में 3000 आदमी गए, तीसरे मिनट में गोले से पृथ्वीराज उड़ गया, तो उसके 3000 आदमी अब नहीं लड़ेंगे। हम जिसके साथ आए थे वो तो मर गया, अब किसकी तरफ से लड़े हम? तो वो अब सेना बाहर निकलनी शुरू हो गई, सामने से लोग मर रहे हैं, सेना बाहर निकल रही है। तो इनको लगा कि ये तो मामला ही खतरनाक है, तो इनको समझ आया कि तोपों के सामने जाके नहीं लड़ना, तो ये साइड में आ गए। तोपें भारी थी इसलिए मूव नहीं कर रही थी, इनका साइड साइड में आके लड़ते हैं। नुकसान तो फिर भी तोपें कर रही थी, भाई सामने कोई ना कोई तो आएगा, ऐसे तो पूरा तो रास्ता छोड़ नहीं सकते इतनी बड़ी सेना के अंदर, पर फिर भी अलग अलग होके लड़ने लगे, ये अलग अलग होके लड़ते हैं। पर अब एक दिक्कत दूसरी हुई, अपने यहाँ सेना में हाथी बहुत ज्यादा होते थे, हाथियों के लिए भी तो तोपें आउट ऑफ सिलेबस थी, उन्होंने भी तो तोपें नहीं सुनी थी, धमाके हुए भयंकर, इसलिए हाथी भागने लग गए। हाथी भयंकर बड़ा जानवर होता है, हाथी भागे तो सेना को ही कुचल गया खुद की, इसलिए सेना हाथियों से बचने के लिए तितर बितर हो रही है। एक तो तोपों से बचो, एक इससे बचो, हाथ।
जब सेना यूं तितर बितर होने लगी, फिर सेनापति मर रहे हैं, सेना बाहर निकल रही है, तो सांगा को लगा मामला गंभीर होता जा रहा है। तो सांगा ने कहा कि मेरे को सबसे आगे लेके जाओ, मेरे को यहां खड़ा करो। सांगा कहा सर आपके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, सबसे आगे जाके। सांगा ने कहा नहीं, जब मैं आगे जाके लड़ूंगा तो पीछे जो लोग खड़े उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि राजा आगे जाके लड़ रहा है तो अपन लड़ लेंगे। तो सांगा सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। यहाँ सांगा जब यहां लड़ा, सेना टिक गई, सेना वापस लड़ने लगे। अब बाबर को चिंता हुई, ये तो टिक गए और ढंग से टिक गए तो अपने को सल्टा देंगे। तो बाबर ने फिर अपने एक 2000 लोगों की एक टुकड़ी थी तीरंदाजों की, किसकी, तीर चलाने वाले, उनको उस टुकड़ी को ऑर्डर दिए कि सारे के सारे तीर केवल सांगा पे मर जाए और को निशान लगाना। इसे एक हाथी पे बैठा हुआ आदमी दिखता है, सांगा हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, इसी पे मारे जाए। तो उनका भाई इसके आसपास में सिक्योरिटी खड़ी, वो रोकेगी तीरों को, तो रोकेगी, पर तुम तो सारे चलाओ तो वो हमें भी तो मारेगी। बाबर के दिमाग था 1999 भी मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, एक का भी तीर सही लग गया तो मामला सही है ना। वो जानता था सांगा मर गया तो ये पूरी सेना लड़ेगी नहीं, ये चली जाएगी हमारे तो राजा ही मर गया है। पर एक तीर सांगा के लग गया कोई, जैसे सांगा के तीर लगा, वो हाथी में बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा, क्या बोलते हैं, सांगा यूं होदे में गिरा, पीछे पीछे गिरा। अब सबसे आगे को हाथी पर बंदा यहां बैठा है और वो जब गिरेगा तो लास्ट तक दिखेगा ना, तो इस लास्ट वाली सेना को ये लगा राजा मर गया। हालांकि सांगा मरा फिर भी नहीं, वो केवल घायल ही हुआ था तीर लगने से, पर वो गिरा तो इनको लगा ये मर गया। तो ये तो सेना पीछे से जानी शुरू होगी। हालांकि इन्होंने बड़ा जल्दी किया, मेवाड़ में था कि हरावल में हमेशा सलूम्बर के चुंडावत जाएंगे, और यदि राजा किसी भी कारण से घायल हो गया तो सादड़ी का झाला राजा वाली जगह बैठेगा। कौन, सादड़ी का झाला कौन था, झाला आजा को फटाफट सांगा वाला मुकुट पहनाया, हाथी के ऊपर बिठाया ले जाके। लेकिन तब तक इस सेना की कम्युनिकेशन टूट गया इनका, और ये सेना पीछे से हटने लग गई। पर इन्होंने जैसे तैसे करके मेवाड़ वालों ने वापस कंट्रोल किया, झाला आजा के नेतृत्व में लड़ना शुरू किया, सांगा को कुछ सेना बाहर लेके गई, बाबर को लगा फिर मरा दिया। फिर बाबर ने अपना अंतिम दांव खेला, तुलगुमा। कौन सा खेला, वो उज्बेक था। बाबर कहां से आया था, उज्बेकिस्तान। कहां से आया था, उसने वो खेला। अपने यहां लड़ाई थी आमने सामने की लड़ाई, मैं यहां लड़ रहा हूं, सामने मेरे एक बंदा लड़ रहा है, और अपने वैसी लड़ाइयां थी कि मैं तलवार से लड़ रहा हूं, सामने वाला भी तलवार से लड़े, तलवार से तलवार, भाले से भाला, उस टाइप की लड़ाई थी। और उसमें वो थी कि सामने वाले की तलवार टूट गई फिर नहीं लड़ते, तो भाग जा, या तेरी तलवार लेके आ जा, मैं वेट कर रहा हूं, और या तेरे पास नहीं तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी, लड़ लेते हैं। खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे अपने अपने वो लड़ाइयों का वैसा था ही नहीं उनके। अब मुगलों का वो था कि नहीं यार लड़ाई जीतनी है, आमने सामने लड़ रहे थे। अब उन्होंने वो अंतिम टुकड़ी एक इधर से उतारी, एक इधर से उतारी, तिरछी टुकड़ियां उतारी, तीन तरफ से घेर के, सामने से आक्रमण हो रहा है, एक इधर से भी अटैक करेगी टुकड़ी, इधर से भी करेगी। अपने वालों की इनके समझ में नहीं आया कि इधर से क्यों आ गए। इन्होंने कई देर तो अपने वालों वैसे कहा भाई चिटिंग है चिटिंग, इधर से आओ, लेकिन तब तक सल्ट गए थे। देखो, घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था। लाइन चेंज लिखो। झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, ऊपर नाम लिखा हुआ आपके, झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, झाला अज्जा लेड बैटल, झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, झाला अज्जा लेड बैटल, झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, झाला अज्जा लेड बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। उसने गाजी की उपाधि धारण की, ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। उसने गाजी की उपाधि धारण की, ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। उसने गाजी की उपाधि धारण की, ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। कौन सी उपाधि धारण की, गाजी। किसने, किसकी उपाधि, गाजी की। लिखो, सांगा की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा। सांगा की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा।
एक नंबर लगा के लिखो, सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगा's आर्मी। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी एमंग सांगा's आर्मी। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। इतने सारे लोग लड़ने के लिए गए, कल्याणमल, वीरमदेव, एकता पता नहीं कहां रह गई थी। एक एकता और चली जाती तो सांगा हारता, तो बाकियों को लेके नहीं जाना था, किसको लेके जाना था? इसी में आगे लिखो, इसी में कंटिन्यू करना। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी, तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। एंड हिज आर्मी वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। तथा उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। एंड हिज आर्मी वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। किसकी सेना किसके नेतृत्व में लड़ रही है? अलग अलग अलग। फिर एक ये था कि बयाना की लड़ाई होगी 16 फरवरी, खानवा कब हो रहा था? 17 मार्च। तो बाबर को टाइम मिल गया। यदि सांगा उसी टाइम आगरा की तरफ रवाना हो जाता तो बाबर को वापस तैयारी करने का समय, न तोपें लगाने का समय मिलता, ना ऊंची लोकेशन लेने का समय मिलता, ना घायलों को ठीक करवाने का समय मिलता, न उसको जो अपने जासूसी करवाने का समय मिलता। पर इन्होंने थोड़ा डिले किया, इतने में उसको टाइम मिल गया था। लिखो, बयाना युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया था। बाबर गॉट एनफ टाइम टू प्रिपरेशन फॉर बैटल। बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया था। बाबर गॉट एनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया था। बाबर गॉट एनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। फिर दूसरा, आप जब इतने घायल थे, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो आपको आगे जाके लड़ना नहीं था। आप यदि पीछे बैठ के लड़ते, ज्यादा अच्छे से डिक्टेट कर पाते कि आप तुम करो, आप तुम करो। आप आगे गए, सांगा के तीर लगा, सेना पीछे से लौटने लग गई। यदि सांगा नहीं मरता, या सांगा घायल नहीं होता, या सांगा सबसे आगे जाके नहीं लड़ता, तो सेना लड़ लेती। लिखो, घायल होने के बावजूद सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल होने के बावजूद सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था, या घायल सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था, कुछ लिख लो। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। डूबते हुए जहाज से चूहे कूद जाते हैं। डूबते हुए जहाज से, मुहावरा है, जहाज डूबने लगता है तो चूहे कूदते हैं। जैसे सांगा वाली सेना हारने लगी, सांगा के कुछ साथ वाले बाबर से मिल गए जाके। कैसे मिल गए? लिखो, सांगा के कुछ साथियों ने समेलीज ऑफ सांगा, सांगा के कुछ साथियों ने समेलीज ऑफ सांगा उससे विश्वासघात किया, बीट्रेड हिम, उससे विश्वासघात किया, बीट्रेड हिम। कुछ साथियों ने उससे विश्वासघात किया, बीट्रेड हिम, तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड दे जॉइंट हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड दे जॉइंट हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड दे जॉइंट हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। युद्ध के बीच में किससे मिल गए थे? बाबर से मिल गए थे। जैसे, कौन थे वो? इसी में लिखो, जैसे। एक था सलहदी तंवर रायसीन का। रायसीन पड़ता है मध्य प्रदेश में। रायसीन कहां पड़ता है? एमपी। एक अपने नागौर के थे, खानजादे मुस्लिम। ये भी गए सांगा की तरफ से जाके, किससे मिल गए थे? बाबर से।
कौन कौन बताओ देखे। एक तो आपके सलाहदी तंवर, कहाँ का था सलाहदी तंवर? रायसीन कहाँ है? और खानजादे मुस्लिम कहाँ के थे? नागौर। गए किसकी तरफ से थे ये लोग? मिल गए किससे थे? बाबर से। ये तो सांगा की कमी है, जिस सांगा हार रहा है जीत कौन रहा है, तो इसका मतलब उसने कुछ तो अच्छा किया होगा तभी वो सांगा को हरा पाया। तो क्या अच्छा है, तो एक तो उसके पास में तोपे हैं, क्या है? अगला लिखो, बाबर का तोप खाना, इस वजह से भी तो सांगा हारा है। आर्टिलरी ऑफ बाबर। पांचवा कारण लिखो, बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। फिर उसका वो लड़ने का तरीका, तुलगुमा लिखो, बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली। फिर अभी मैंने बताया इनकी सेना में हाथी ज्यादा थे, हाथी नुकसान कर गए, जबकि उनकी सेना में हाथी नहीं थे, क्या थे? घोड़े। घोड़ा वैसे भी जब तक हाथियों हाथियों की लड़ाई थी ना ठीक था, जब हाथी और घोड़े वाली लड़ाई हुई तब समझ में आया कि लड़ाई में ज्यादा अच्छा कौन होता है? घोड़ा होता है, हाथी इतना अच्छा होता नहीं है। लिखो, मुगल सेना ने घोड़ों का प्रयोग, हाथी, हाँ मुगल सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया था। मुगल आर्मी यूज्ड हॉर्सेस, मुगल सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया था। मुगल आर्मी यूज्ड हॉर्सेस। जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। एक जी बाहर से जो भी आक्रमणकारी आ रहे थे, इनके हथियार बहुत हल्के थे। अपने यहाँ पे रिवाज ही था भारी हथियारों का, इसलिए आप अपनी कहानियों में भी सुनते हैं कि फलाने राजा की तलवार इतनी भारी थी, फलाने राजा का भाला इतने किलो का था, जबकि उनके हथियार बहुत हल्के थे। हल्का हथियार युद्ध में ज्यादा ठीक रहता है बनिस्बत भारी हथियार। देखो, मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत। मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत। मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत। अब लिखो, खानवा युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ खानवा। खानवा युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ खानवा। बाबर जब भारत में आया, भारत में दो बड़ी पावर थी, अफगान और राजपूत। कौन कौन सी दो पावर थी? अफगान और राजपूत। खानवा में दोनों हार गए, सांगा हार गया और महमूद लोदी। तो अब बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया या दिक्कत हो गई उसके? देखो, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम ईजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम ईजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। हो गया था, इट बिकेम ईजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना क्या हो गया था? आसान। खानवा में राजस्थान पूरा एक होके लड़ रहा है, हार गए इस युद्ध में, इसके बाद दोबारा कभी एक हुए नहीं। इस प्रकार इतने जमावड़ा, इतने सारे राजा एक साथ कभी भी आए नहीं। लिखो, खानवा अंतिम युद्ध था, खानवा वॉज लास्ट बैटल। खानवा अंतिम युद्ध था, खानवा वॉज लास्ट बैटल।
खानवा अंतिम युद्ध था, खानवा वॉज लास्ट बैटल, जिसमें राजस्थान के राजाओं में एकता दिखाई दी थी। इन विच यूनिटी अमंग किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन, जिसमें राजस्थान के राजाओं में एकता दिखाई दी थी। इन विच यूनिटी अमंग किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन, जिसमें राजस्थान के राजाओं में एकता दिखाई दी थी। इन विच यूनिटी अमंग किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन। अभी जो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि सांगा देखो कहां जाके लड़ रहा है, वो बाड़ी में लड़ रहा है, वो खातौली में लड़ रहा है, वो बयाना में लड़ रहा है, वो खानवा अपनी रियासत से बाहर जाके लड़ रहा है, मतलब दिल्ली वालों को उनके पास जाके चैलेंज कर रहा है, लो आओ देखे, घर से बाहर निकलो तुम एक बार थोड़ा। इसके बाद सांगा के बाद राजस्थान में ऐसा कोई नहीं कर पाया। लड़े इसके बाद वाले लड़े, महाराणा प्रताप लड़े पर मेवाड़ के अंदर, चंद्रसेन लड़ रहा है तो मारवाड़ के अंदर, राज सिंह लड़ रहे हैं तो मेवाड़ के अंदर। डायरेक्ट दिल्ली को चैलेंज करने वाला कोई भी राजस्थान के अंदर राजा नहीं। वो आपके घर में आ गए तब आप लड़ रहे थे, अब आप सामने की तरफ जा नहीं रहे थे। देखो सांगा अंतिम राजपूत राजा था, सांगा वो लास्ट राजपूत किंग, सांगा अंतिम राजपूत राजा था, सांगा वो लास्ट राजपूत किंग, जिसने दिल्ली का प्रत्यक्ष सामना किया था, हु डायरेक्टली चैलेंज दिल्ली, जिसने दिल्ली का प्रत्यक्ष सामना किया था, हु डायरेक्टली चैलेंज दिल्ली, जिसने दिल्ली को प्रत्यक्ष चुनौती दी थी, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, इसने दिल्ली को प्रत्यक्ष चुनौती दी थी, हु डायरेक्टली चैलेंज दिल्ली, इसने दिल्ली को प्रत्यक्ष चुनौती दी थी, हु डायरेक्टली चैलेंज दिल्ली। और सबसे बड़ी बात है, इनकी जो युद्ध की कमजोरियां थी वो अचानक सामने आ गई थी पूरी। अब पता चल रहा था कि इनको तोपों की कोई जानकारी, अब पता चल रहा था कि इनके यदि एक सेनापति मर जाता तो उसकी सेना आपस के अंदर तारतम्य नहीं होता, उसकी सेना लड़ती नहीं है। अब पता चल रहा था कि इनके घोड़े कम होते हैं, हाथी ज्यादा होते हैं, इनके पास हल्के हथियार नहीं। युद्ध की कमजोरियां सारी सारी बाहर कर दी थी इस युद्ध ने। लिखो, इस युद्ध ने दिस बैटल, इस युद्ध ने दिस बैटल राजपूतों की सामरिक कमजोरियों को उजागर कर दिया था। राजपूतों की सामरिक, सामरिक समझते हो ना, समर मतलब युद्ध, एक्सपोज्ड स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस ऑफ राजपूत, राजपूतों की सामरिक कमजोरियों को उजागर कर दिया था। एक्सपोज्ड स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस ऑफ राजपूत, राजपूतों की सामरिक कमजोरियों को उजागर कर दिया था। एक्सपोज्ड स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस ऑफ राजपूत, राजपूतों की सामरिक कमजोरियों को क्या कर दिया था, उजागर कर दिया था। सांगा बहुत बड़ा राजा है, सांगा के बाद में इतने बड़े राजा नहीं थे। राजा बड़े होते हैं तो टैक्स ज्यादा होता है, टैक्स ज्यादा होता है तो धन ज्यादा होता है, धन ज्यादा होता है कला संस्कृति को बढ़ावा भी ज्यादा मिलता है। राजा छोटा होगा तो धन कम होगा, टैक्स कम होगा, आर्ट एंड कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा नहीं। पर राजा थोड़े दिन में फिर ये कोशिश करेगा हथियार लूं, सेना बनाऊं। जब रुपए ज्यादा होते तो कहते हथियार पड़े, सेना पड़ी, अब मैं एक मंदिर बनवाता हूं, अब मैं एक किला बनवाता हूं, अब मैं एक किताब लिखवाता हूं। लेकिन इसके बाद कला संस्कृति का कहीं ना कहीं क्या हुआ, नुकसान हुआ। लिखो, सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा, जिससे कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा, विच डैमेज्ड आर्ट एंड कल्चर, डैमेज हुई, जिससे कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा, विच डैमेज्ड आर्ट एंड कल्चर, जिससे कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा, विच डैमेज्ड आर्ट एंड कल्चर। कला व संस्कृति को क्या पहुंचा, नुकसान पहुंचा। बाबर जीता था खानवा के युद्ध, जीतने के बाद क्या उसने राजस्थान पे कब्जा कर लिया, क्या वो मेवाड़ पे कब्जा कर गया, नहीं, उसको भी खानवा में भयंकर ही नुकसान हुआ है। बस वो आगरा बचा गया अपना। यदि वो खानवा हार जाता तो उसके हाथ से क्या निकल जाता, आगरा। उसने सेना रोक दी और उसने कम से कम आगरा की तरफ सेना नहीं जाने दी, और ये आगरा में हार के राजस्थान वाले वापस बाहर आ गए, वापस वहां से राजस्थान की तरफ आ गए। तो इस युद्ध ने मुगलों को यह समझा दिया था कि अब राजस्थान वालों के साथ में क्या करना है। उनको यह था कि लड़ने से तो पार पड़ेगी नहीं। बाबर आगे नहीं आया था, बाबर को पता था आगे जाएंगे लड़ने के लिए, वापस तैयार बैठे हैं। बाबर उधर उधर ही रहा, बाबर लड़ा उसके बाद, बाबर उसके बाद चंदेरी में लड़ा है, बाबर उसके बाद घाघरा की लड़ाई में लड़ा है, लेकिन राजस्थान की तरफ दोबारा आया नहीं। हुमायूं को टाइम ही नहीं मिला। अकबर आया तो अकबर ने बाद में संधियां करनी शुरू की। उसने कहा राजस्थान वालों से लड़ना नहीं, राजस्थान वालों से क्या कर लो, संधियां।
इनको साथ ले लो। तो बाद में संघर्ष की जगह पे सहयोग की नीति, किसकी जगह पे कैसी? सहयोग लिखो। इस युद्ध ने दिस बैटल, इस युद्ध ने दिस बैटल मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया था। डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत्स, मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया था। डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत्स, मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया था। डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत्स, मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया था। डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत्स, तथा कालांतर में एंड लेटर ऑन, तथा कालांतर में एंड लेटर ऑन अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई थी। अकबर एडोप्टेड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल, अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई थी। अकबर एडोप्टेड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल, उसने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया, सहयोग करना, कोऑपरेशन पॉलिसी लिख लो ज्यादा अच्छा होगा, कोऑपरेशन पॉलिसी, कोऑपरेट किया एक दूसरे को। अकबर एडोप्टेड कोऑपरेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के स्थान पर कैसी नीति अपना ली थी? सही पढ़ो, देखें हार के कारण और महत्व दोनों पढ़ो। चार नाम उतारो जो मैंने लिखे हैं, ये चार नाम उतारो आगे। महत्व हो गया, हाँ उतारने, पढ़ने नहीं, उतारने, पढ़ मैं लूंगा, तुम उतारो। जैसे मैंने लिख रखा ऊपर से नीचे, वैसे के वैसे लिखो। खानवा के अंदर सांगा घायल होता है, घायल होने के बाद सांगा को लेके आते हैं बसवा। कहां लेके आते हैं? बसवा। बसवा दौसा में एक जगह पड़ती है, कहां पड़ता है? लिख लो दौसा, कोष्टक में लिखो पहले दौसा। यहां सांगा का इलाज करते हैं, तो सांगा का इलाज कहां पे किया गया था? लिखो आगे, यहां पर सांगा का इलाज किया गया था। सांगा वो ट्रीटेड हियर, यहां पर सांगा का इलाज किया गया था। सांगा वो ट्रीटेड हियर। सांगा को होश आया, सांगा ने पूछा भाई क्या बात हुई? क्या खानवा में अपने हार गए। तो उसने कहा जब तक वापस बाबर को हराएंगे नहीं, मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। कहा नहीं जाऊंगा? चित्तौड़। तो सांगा बसवा से चला जाता रणथंभौर। कहां चला जाता है?
रणथंभौर किला इनके पास ही था, तो रणथंभौर चला गया। जब सांगा रणथंभौर बैठा तब सांगा को समाचार मिलता है कि बाबर चंदेरी जा रहा है। बाबर कहां जा रहा है? क्योंकि बाबर को मालवा पे कब्जा करना है। कहां कब्जा करना है? मालवा पे से बड़ी जगह थी। मालवा में एक बड़ा राजा कौन है? चंदेरी का मेदिन राय। उसने कहा मैं चंदेरी के मेदिन राय पर हमला करूंगा। दो, ये तो मालवा का बड़ा राजा है, उसको मालवा लेना है। दूसरा, मेदिन राय किसकी सहायता कर रहा था? वह सांगा का दोस्त है, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। सांगा ने कहा मेदिन राय ने अपनी सहायता की थी, अब बाबर यदि मेदिन राय के खिलाफ जा रहा है तो हम किसकी सहायता करेंगे? मेदिन राय। तो सांगा यहां से रवाना होता है। तो सांगा के साथ वाले मना करते हैं, नहीं सर, अभी आप घायल हो, अभी आपकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं, हम एक बड़ी लड़ाई आ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सेनापति मारे गए हैं, थोड़े दिन रेस्ट लेते हैं, एनर्जी बटोरते हैं, थोड़ी शक्ति और बटोरते हैं, फिर लड़ेंगे। बाबर की क्या औकात है, इसे लड़ लेंगे, बाद में लड़ लेंगे। तो सांगा ने कहा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। सांगा यहां से रवाना हुआ। बीच में गांव पड़ता है इरिच, पहले इरिच, कोई बात नहीं, ऊपर लिख लिया आपने, काल पे लिख लिया तो कोई बात नहीं। यहाँ से पहले जाते हैं इरिच। कहां जाते हैं? इरिच। यहाँ साथ वाले फिर थे, और साथ वाले ने वापस कहा कि भाई नहीं चलना, अपने को आगे नहीं चलना, रुक जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, चंदेरी की तरफ नहीं रुकते। पर सांगा नहीं मानता, सांगा कहता नहीं अपने आगे चलेंगे। तो वहां इरिच में खाना खाने के लिए बैठे थे, तो साथ वालों ने वहां जहर मिला दिया था। तो सांगा को जहर कहां पे दिया गया? लिखो इरिच। इरिच यूपी में पड़ता है। इरिच के आगे लिखना, इरिच के आगे लिखो, यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। सांगा वॉज पॉइजन हियर। तो हमें तो अपनों ने लूटा, यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। सांगा वॉज पॉइजन हियर। यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। थोड़ा सा आगे और बढ़े, पहले जहर का मतलब था सीसा धातु होती, सीसा लेड जिसको बोलते हो, सीसा पीस के मिलाते थे, वॉमिटिंग होती थी खून की थोड़ी, और उससे बंदा बाद में मर जाता था। थोड़ा आगे और बढ़े, एक गांव और था कालपी, यूपी में। कालपी कहां पड़ता है? यूपी। यहाँ पे सांगा की मृत्यु थी। कालपी के आगे लिख लो, कालपी भी यूपी में। यहां पर सांगा की मृत्यु हो गई थी। सांगा डाइड हियर। तो सांगा किसकी सहायता के लिए जा रहा था इस टाइम? मेदिन राय। मेदिन राय कहां का था? चलो, यहां पर सांगा की मृत्यु हो गई थी। मांडलगढ़ में अंतिम संस्कार किया तो यहाँ पर उसकी छतरी बनी हुई है। सांगा की छतरी कहां पर है? लिख लो आगे, सांगा की छतरी मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पे? भीलवाड़ा। सांगा की छतरी, सेनेटर ऑफ सांगा। हाँ, चबूतरा बना हुआ है उस जगह की याद में, यहाँ पे सांगा रुका था। हाँ, तो वो चबूतरा है वो सांगा की वैसे कोई अंतिम संस्कार वाली छतरी नहीं है, वो उसकी स्मृति में बाद में बनाई गई वहां पे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। वो लिखो सांगा की उपाधियां। एक चबूतरा ही तो बना हुआ है रेलवे लाइन के पास में। पहले रेलवे लाइन के टाइम में उसको हटाने की बात और थी, हटाएंगे इसको, घासें उगी हुई थी, तुम गांव वालों ने सफाई नहीं की उसकी कभी। क्या क्या उपाधियां बताओ देखिए। हिंदू पत और सैनिकों का भग्नावशेष। क्या क्या नाम दोहरा बताओ। पत का मतलब पति, पति का मतलब स्वामी, वो हिंदुओं का स्वामी था। ठीक वैसे जैसे कुंभा के हिंदू सुल्तान, ठीक वैसे जैसे बापा रावल के हिंदू सूरज, ठीक वैसे जैसे अमीर को कहा गया प्रबल हिंदू, वैसे इसको क्या कर दिया गया? हिंदू पत। हिंदुओं के लिए लड़ रहा है इसलिए नाम क्या हो गया? हिंदू पत। दूसरी उपाधि क्या है? सैनिकों का भग्नावशेष। देखो, भग्न, भग्न का मतलब होता है जला हुआ, भग्न का मतलब जलाओ, अवशेष मतलब टुकड़े। ये पेन है मेरे पास, इसको मैं जला दूं तो कोई थोड़ा बहुत बच जाए तो भग्नावशेष। जलने के बाद में जो टुकड़ा बचता है उसको क्या बोलते हैं? भग्नावशेष। सांगा एक सैनिक के रूप में टुकड़ा है। अब उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, 80 घाव है। कितने घाव है? इसलिए जेम्स टोड ने कहा कि उस सैनिकों का भग्नावशेष है। क्या है? सैनिकों का। किसने कहा? लिख लो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स टोड। कोष्टक में लिखना 80 घाव। कितने घाव थे उसके शरीर पे? 80।
80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। शरीर पे 80 घाव थे, लेकिन किसी प्रकार की चिंता उसके नहीं थी। और यही है, मन के हारे हार है न मन के जीते। 80 इंजरीज, 80 घाव। ये तुम्हारे पता नहीं क्या है, एक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, ढहा ढहा रोते हो आगे। नंबर कम आ गए सर, अब जिंदगी में आगे क्या होगा सर? टेस्ट है आज, हो गया क्या? चल, बाबर कौन सी बुक लिखता है? बाबरनामा। तो बाबरनामा में वो सांगा की तारीफें करता है। तो कहता है सांगा के दरबार में 7 राजा है। कितने राजा है? तो कहता है 7 बड़े बड़े राजा है, 9 राव है। उस समय राजाओं की उपाधियां हुआ करती, राव लिखते हैं अपने, राव जोधा, राव चुंडा। तो कहता है उसके दरबार में कितने राव है? और वो कहता है 104 सेनापति है। सेनापतियों को बोलते हैं सरदार। क्या बोलते हैं? सरदार का मतलब होता है लीडर, जो अगुवाई करता है, जो लीडरशिप करता है, उसको क्या बोलते हैं? सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार हरलाल सिंह, पढ़ते हैं अपने। तो सरदार का मतलब क्या होता है? सेनापति, लीडर, जो आगे चलता है। तो कितने सेनापति है? कितने राव है? कितने राजा है? ऐसा कौन कहता है? लिखो नीचे, बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। देयर वर 7 किंग्स, 9 राव्स एंड 104 चीफ्स इन सांगा's कोर्ट। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। देयर वर 7 किंग्स, 9 राव्स एंड 104 चीफ्स इन सांगा's कोर्ट। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। There were 7 kings, 9 raus and 104 chiefs in Sanga's court. अगला राजा लिखो। अच्छा, फिर पेन चेक करोगे, पिछली बार कौन सा कलर था? ग्रीन था, ग्रीन। तो कौन सा था? ब्लैक था। और वापस ब्लैक से लिखेगी, और हर बार राजा का नाम ब्लैक से लिखती है। तो फिर क्या चेक करना, जब हर बार लिखती है, तेरे को पता है? फिर भी हर बार देखती है कि पिछली बार कौन सा था। भाई मुझे लगा तुम ये चेंज करते हो भाई, एक बार नीला पीला हरा लाल, नीला पीला हरा लाल, तो भूल गए भाई पिछली बार क्या गया। हर बार ब्लैक से लिखती हूँ, पर हर बार चेक करती हूँ पिछली बार क्या लिखा, ब्लैक। अच्छा, अब की बार ब्लैक लिखो। यह सांगा का बेटा था, ये वो सन ऑफ सांगा। यह सांगा का बेटा था, ये वो सन ऑफ सांगा। तब कोई पूछे आपसे कि सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना था, तो कौन बना था? रतन। बूंदी में एक राजा था सूरजमल। कौन राजा था? कहां का राजा है? और उसकी और रतन सिंह की आपस में नहीं बनती। एक दिन दोनों शिकार खेलने के लिए गए, दोनों में आपस में लड़ाई हुई, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? देखो, बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। He died while fighting against सूरजमल of बूंदी। बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। He died while fighting against सूरजमल of बूंदी। बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। वो जो जगह है ना, वो कोटा के अंदर आती है जहां पर ये लड़े थे। तुलसी गांव का नाम क्या उसका? लिख लो, इसी लाइन कोष्टक में लिखो, तुलसी ग्राम कोटा। इसी लाइन के कोष्टक में लिखना, तुलसी ग्राम कोटा। इसलिए बताया मैंने, अभी महीने भर पहले इस तुलसी गांव में जो सूरजमल बूंदी का राजा था, इस बूंदी के राजा के वहां छतरी है, भैया वहां पे लड़ता हुआ मारा गया। बूंदी वालों के अंडर में था, तो इस बूंदी वालों ने क्या बना दी? छतरी। अभी आपको मैंने करंट में पढ़ाया था, कोटा में ग्रीन एयरपोर्ट बन रहा है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। उस एयरपोर्ट के लिए वही जमीन वो एक्वायर की गई जहां पर वो छतरी थी। तो अभी कोटा का जो, जैसे आपने जेडी है, वैसे कोटा में हो गया केडीए, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने वो छतरी गिरा दी। इसलिए बड़ा विवाद हुआ था कि सूरजमल की छतरी गिरा दी गई, सूरजमल की छतरी गिरा दी गई। तो सूरजमल यही है, तो ना, तो करंट की चीज को वो हिस्ट्री से रिलेट करके पूछ लेंगे। तो ये नहीं पूछेंगे किसकी छतरी गिरा दी गई थी, वो पूछ लेंगे सूरजमल की छतरी है कहां।
तुलसीग्राम, है ना, तुलसीग्राम कोटा। या ये पूछ लेंगे सूरजमल किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? रतन सिंह। रतन सिंह कहां का राजा था? मेवाड़। अगला लिखो, विक्रमादित्य। लिखो, पिता सांगा, माता कर्मावती। पिता कौन है? सांगा। माता कौन है? कर्मावती। विक्रमादित्य ज्यादा योग्य नहीं था, इसलिए कर्मावती शासन संभालती। तो कर्मावती क्या बनी हुई है इसकी? संरक्षिका। लिखो, संरक्षिका, गार्जियन, पैटर्न। ये भी आगे कर्मावती लिख लो। हमने पढ़ा कि मेवाड़ वालों की गुजरात वालों की आपस में बनती नहीं है, और इस समय जो गुजरात का राजा था उसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? और बहादुर शाह को लगा गया, अच्छा मेवाड़ में विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य में ज्यादा लखन है नहीं, तो राज कौन संभाल रही है? उसकी माता कर्मावती। उसको लगा मेवाड़ पर हमला करते हैं, इसलिए 1533 में हमला करता है। कब हमला करता है? देखो, 1533 ईस्वी में, इन 1533 एडी। 1533 ईस्वी में, इन 1533 एडी, गुजरात के बहादुर शाह ने, बहादुर साहब गुजरात, गुजरात के बहादुर शाह ने, बहादुर साहब गुजरात, गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अटैक ऑन मेवाड़। मेवाड़ पर आक्रमण किया, अटैक ऑन मेवाड़। मेवाड़ पर आक्रमण किया, अटैक ऑन मेवाड़। कर्मावती समझदार महिला थी, वो जानती थी कि अभी अभी अपने पहले तो हार गए खानवा, फिर सांगा की हो गई डेथ, फिर रतन सिंह की हो गई डेथ, और अभी लड़ेंगे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। उसने संधि कर ली रणथंभोर का किला देके। कौन सा? उसने बहादुर शाह का रणथंभोर ले ले और संधि कर ले। बहादुर शाह को लगा बिना लड़ाई अपने को क्या मिल रहा है? रणथंभोर। उसने कहा डन। देखो, कर्मावती ने रणथंभोर किला देकर संधि कर ली। कर्मावती कंक्लूडेड ट्रीटी बाय गिविंग रणथंभोर फोर्ट। कर्मावती ने रणथंभोर किला देकर संधि कर ली। कर्मावती कंक्लूडेड ट्रीटी बाय गिविंग रणथंभोर फोर्ट। कर्मावती ने रणथंभोर किला देकर संधि कर ली। बहादुर शाह एक बार तो चला गया, पर उसको लगा ये ठीक है यार, बिना लड़ाई क्या मिल गया अपने को? रणथंभोर, वन मोर ट्राई। मेवाड़ वालों के पास किलों की तो कमी है नहीं, अकेला कुंभाई कितना बना गया था? 32, और नहीं तो कोई मचान बहुमटी मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लेके अगले साल वापस आ गया। देखो, 1534-35 ईस्वी में, इन 1534-35 एडी, 1534-35 ईस्वी में, इन 1534-35 एडी, बहादुर शाह मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर देता है। बहादुर शाह अटैक्ड अगेन ऑन मेवाड़। बहादुर शाह मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर देता है। बहादुर शाह अटैक्ड अगेन ऑन मेवाड़। बहादुर शाह मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर देता है। बहादुर शाह अटैक्ड अगेन ऑन मेवाड़। कर्मावती को लगा अकेले लड़ेंगे तो पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। किसको राखी भेजती है? सुन रखी होगी आपने छोटी क्लासों में कहानी। तो अब सवाल ये है, इतने साल तक आपने ये याद किया कि कर्मावती ने किसको राखी भेजी? तो हुमायूं। अब वो ये पूछेगा हुमायूं को राखी किसके खिलाफ भेजी? बहादुर शाह। बहादुर शाह कहां का है? देखो, कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। कर्मावती सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। कर्मावती सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। तथा सहायता की मांग की, डिमांड एंड हेल्प। तथा सहायता की मांग की, डिमांड एंड हेल्प। सहायता की मांग की एंड डिमांड एंड हेल्प। बाहर इस दिनों हुमायूं बैठा है ग्वालियर। हुमायूं कहां पर है? ग्वालियर।
हुमायूं वहां से रवाना होता नहीं होता, पर इन बिटवीन उसके पास में बहादुर शाह का लेटर पहुंचा। किसका लेटर? बहादुर। और बहादुर शाह ने कहा तू वहां मत जाना, मैं मुसलमान तू मुसलमान, मैं हिंदू के खिलाफ लड़ रहा हूं, तू फालतू क्यों पंचायती कर रहा है? तो हुमायूं लड़ाई में सहायता करने के लिए नहीं आया। तो अब करमावती न अकेले, बाहर बहादुर शाह बैठा। बहादुर शाह ने 4 महीने का घेरा डाला। कितने महीने का? तब तक किले के अंदर का अनाज और पानी क्या हो गया? समाप्त। अब एक ही तरीका आपके पास क्या करना पड़ेगा? साका। तो 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। कौन सा साका होता है? देखो, 1535 ईस्वी में, इन 1535 एडी, 1535 ईस्वी में 1535 एडी चित्तौड़ में दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड। चित्तौड़ में दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड। चित्तौड़ में दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड। क्या क्या चीजें होती है साके में? लिखो, कर्मावती ने जोहर किया, कर्मावती कमिटेड जोहर। कर्मावती ने जोहर किया, कर्मावती कमिटेड जोहर। हिंदू धर्म कहता है कि आदमी को, हिंदू धर्म के सारे धर्म ही कहते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति पूरी कहती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म दान पुण्य करने चाहिए। यदि व्यक्ति धर्म दान पुण्य करता है तो अगले जन्म में उसके क्या आते हैं? काम आते हैं। हिंदू धर्म थोड़ा पुनर्जन्म की थ्योरी में ज्यादा विश्वास करता है, उनके ज्यादा है कि इस जन्म में यदि अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में आपको वो काम आएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति धर्म दान पुण्य करना चाहता है, लेकिन वह सोचता कल करूंगा, परसों करूंगा, इतने में एक दिन मर जाता है, आदमी करे नहीं पाता। पर यदि किसी को पता चल जाए कि मैं कल मरूंगा, तो बंदा चाहेगा ना आज तो करूं। तो जोहर का तो मतलब ही है अपनी तो मौत नजदीक है, अब तो मौत है अपने। तो रानियां जब जोहरन किया करती तो दान देती। क्या देती? जमीन का दान, अपने पास जो गहने होते उनका दान, धन का दान, अनाज का दान, दान देके जाती। तो रानी कर्मावती ने इसे को जमीन का दान दिया। किसका दान दिया? तो किसी को जमीन देंगे तो जमीन कागज देने पड़ेंगे। जमीन कागज तो हम क्या बोलते हैं? पट्टा। क्या बोलते हैं? पट्टा। तो अभी पट्टे क्या होता है? कागज पे लिखा होता है ये जमीन फलाना जी की है। पहले ऐसे कागज पे नहीं लिख के देते, तांबे पे लिख के देते। किस पे? तांबे की पतली सीट होती, उस तांबे की पतली सीट पे खोद के देते ये जमीन फलाना जी को दी जा रही है। उनको बोलते ताम्र पत्र। क्या बोलते? कागज का तो क्या भरोसा, गल जाए, खो जाए। तांबे वाला तो कभी भी टूटेगा फूटेगा भी नहीं। तो हमें एक ऐसा ताम्र पत्र मिला भीलवाड़ा में, एक जगह पुर। कहां से मिला? कौन सी जगह? पुर कहां पर पड़ता है? और उसके 1535 का, कब का है? जोहर कब हुआ है बताओ? 1535 में। उसमें लिखा हुआ है कि कर्मावती ने जोहर से पहले जमीन दान में दी थी। तो कर्मावती ने जोहर किया, यह जानकारी कौन सा ताम्र पत्र देता है? देखो, पुर ताम्र पत्र से इस जोहर की जानकारी मिलती है। पुर भीलवाड़ा में। पुर कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जोहर। पुर ताम्र पत्र से इस जोहर की जानकारी मिलती है। पुर कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जोहर। पुर ताम्र पत्र से इस जोहर की जानकारी मिलती है। पुर कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जोहर। पुर ताम्र पत्र से इस जोहर की जानकारी मिलती है। पुर कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जोहर। कौन से ताम्र पत्र से? कौन से जोहर की जानकारी मिलती? कर्मावती वाले, चित्तौड़ के दूसरे जोहर, चित्तौड़ के दूसरे। अच्छा, एक होता है जोहर और एक क्या होता है साथ में? केसरिया। रतन 1303 में केसरिया किसने किया? रतन सिंह। रतन सिंह राजा है, यहाँ पे राजा कौन है? उसमें लखन हो तो कर्मावती को शासन ही क्यों संभालना पड़े? उल्टा कर्मावती खुद थी बूंदी की राजकुमारी। कहां की थी? मेवाड़ शादी हो रखी है उसकी, राजकुमारी कहां की थी? बूंदी। तो उसका पीहर कहां पे था? तो उसके 2 बेटे थे, एक तो विक्रमादित्य, एक छोटे बेटे का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उसने अपने दोनों बेटों को लड़ाई से पहले बूंदी भेज दिया था, तो मैं संभालूंगी यहाँ पे, तुम ननिहाल जाओ दोनों। तो विक्रमादित्य तो खुद ही कहां पर बैठा इन दिनों? बूंदी। कहां पर बैठा है? बूंदी। अब साहब युद्ध को लीड कौन करे? ज्यादातर जो सीनियर लोग थे वो तो खानवा में काम आ गए। तो जो खानवा में काम नहीं है उनमें कौन बचा हुआ? तो देवलिया का बाघ सिंह। कौन बचा हुआ? देवलिया का। अभी लिस्ट में नाम लिखवाया था मैंने। तो फिर इस युद्ध को लीड कौन करता है? देवलिया का बाघ सिंह। लिखो, देवलिया के बाघ सिंह ने, बाघ सिंह ऑफ देवलिया। देवलिया, देवलिया किसको बोलते थे? प्रतापगढ़। देवलिया के बाघ सिंह ने, बाघ सिंह ऑफ देवलिया, देवलिया के बाघ सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया, लेड केसरिया। केसरिया का नेतृत्व किया, लेड केसरिया। केसरिया का नेतृत्व किया, लेड केसरिया।
मेवाड़ के राजा क्या बोलते थे? एकलिंग जी का दीवान। इसमें राजा वाली भूमिका कौन अदा कर रहा है? बाघ सिंह। बाघ सिंह कहां का था? देवलिया, इसलिए इसका नाम पड़ा देवलिया दीवान। क्या नाम पड़ा? देखो, इसे देवलिया दीवान कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज देवलिया दीवान। इसे देवलिया दीवान कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज देवलिया दीवान। क्या कहा जाता है? देवलिया दीवान। कहां लड़ेगा बाघ सिंह? चित्तौड़ के किले में। बैसाखी कहां होते? किले के अंदर होते। तो चित्तौड़ के किले के एक दरवाजे पे लड़ता हुआ मारा गया था। उस दरवाजे का नाम है पांडुपोल। क्या नाम है? तो इसकी छतरी कहां पर बनेगी? लिख लो, बाघ सिंह की छतरी, सेनेट ऑफ बाघ सिंह। बाघ सिंह की छतरी, सेनेट ऑफ बाघ सिंह। कहां पर बाघ सिंह की छतरी? पांडुपोल। पांडुपोल चित्तौड़ के किले में। अब चित्तौड़ पे कब्जा करके कौन बैठ गया? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह चित्तौड़ बैठा है। बहादुर शाह राजा कहां का था? गुजरात। गुजरात के पास में और अरब सागर आ गया। अरब सागर में आ गए पुर्तगाली। कौन आ गए? ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। समुद्र में जो भी जाएगा हमें टैक्स देगा। समुद्र देखने भी जाएगा तो टैक्स देगा। देखने भी देंगे नहीं, हमसे लीजिए पहले, हमें वो परमिट लीजिए हमसे, और उसके बाद समुद्र में जाइए। इसलिए बहादुर शाह की और पुर्तगालियों के आपस में तनातनी चल रही है, दमन और दीव को लेके। किसको? दमन और दीव एकदम अरब सागर के तट पे। बहादुर शाह कह टैक्स मैं लूंगा और वो करें टैक्स हम लेंगे। तो बहादुर शाह उनसे टैक्स की बातचीत करने के लिए गया दमन दीव। पुर्तगालियों ने कहा कि चल समुद्र में बैठ के बातचीत करते हैं। नाव में बिठा के समुद्र के बीच में लेके फेंक दिया। तो बहादुर शाह किसने मार दिया? तो बहादुर शाह जब पुर्तगालियों से बात करने गया चित्तौड़ में, अपने किसी बंदे को छोड़ के गया। अब चित्तौड़ वालों को गोहिलों को पता चला, सिसोदियों को पता चला कि बहादुर शाह को तो पुर्तगालियों ने मार दिया। तो इन्होंने उसके सेनापति को कूट पीट के भगा दिया और चित्तौड़ पर वापस क्या कर लिया? कब्जा। पर इनकी दिक्कत, इनका शासन संभाल कौन रही थी? कर्मावती। कर्मावती तो मर गई। तो अब शासन कौन संभाले? तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य में लखन नहीं। तो विक्रमादित्य का छोटा भाई था उदय सिंह। कौन था? तो कहा उदय सिंह को राजा बना दो। पर किसी ने कहा ना यार, अभी 1527 में हम खानवा हारे, 28 में सांगा की डेथ हुई, 31 में रतन सिंह की डेथ हुई, 35 में साका हो गया। तो हमें 4-5 झटके लगातार लगे हैं। और अभी यदि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए तो इसके बाद ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है, स्थितियां गंभीर हो जाएगी। इसलिए थोड़े दिन तक किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए तो थोड़ा एक्सपीरियंस वाला हो, थोड़ा स्थितियों को थोड़ा कंट्रोल करे, फिर हम उदय सिंह को बिठा देंगे। पर किसको बिठाएं? सारे मर गए। ज्यादातर तो खानवा में काम आ गए, जो बचे वो साके में काम आ गए आपके। फिर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की एक दासी का बेटा था बनवीर। क्या नाम था? तो कहा जब तक उदय सिंह को नहीं बिठाते तब तक कुछ समय के लिए कंट्रोल करने के लिए किसको बिठाया जाए? तो मेवाड़ का प्रशासक किसको बनाया गया? लाइन चेंज करके लिखो। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। किसको बनाया गया? और लिख लो, यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ कॉन्क्यूबाइन ऑफ फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ कॉन्क्यूबाइन ऑफ फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। अब वो जो है वो सीट पे बैठा है, पर उसको पता था मैं कब तक सीट पे बैठा हूं, जब तक इस सीट पर कौन नहीं आ जाएगा? उदय सिंह। तो उसके दिन दिमाग में उदय सिंह को सलटाते हैं। पर उसको लगा उदय सिंह को मार भी दिया तो ये लोग विक्रमादित्य को बना देंगे, क्योंकि विक्रमादित्य जिंदा तो है अभी तक। ये कह देंगे भले कुछ हो, सांगा का बेटा तो है, डेड आया पर मेरा है। तो लगा दोनों को मार देते हैं, विक्रमादित्य को भी मार देते हैं। किसको मार देते हैं? उदय सिंह। लिखो, इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ही मर्डर्ड विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ही मर्डर्ड विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ही मर्डर्ड विक्रमादित्य।
आगे की कहानी आप दूसरी क्लास से पढ़ते आए थे कि उदय सिंह को मारने के लिए जा रहा है, तभी एक नौकर जो है वो जानकारी भाग के पन्ना को देता है। पन्ना दहाई मां थे। पन्ना क्या थे? पन्ना क्या थे? नाम तो पन्ना ही है, पन्ना दहाई नाम नहीं है। नाम तो क्या है? पन्ना। दहाई पोस्ट होती थी। वे महिलाएं जो राजकुमारों को संभालती उनको बोलते दहाई। क्या बोलते? अपने गांव में आज दिन तक वे महिलाएं जो डिलीवरी करवाती है बोलते हैं दाई। तो वो दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, वो क्या है? दहाई माँ है वो। तो दहाई माँ हुआ करते थे, तो पन्ना दहाई माँ थे और उदय सिंह को संभालने की जिम्मेदारी उनकी थी। कर्मावती जब जौहर कर रही थी उसने पन्ना को बुला कहा था कि पन्ना, इतने दिन तक मैं तो थी माँ और तू इसकी थी दहाई माँ, अब मैं तो जा रही हूँ, अब तू ही तो इसकी माँ और तू इसकी क्या है? दहाई। ये मेवाड़ का अगला रहना है, ध्यान रखना है इसका। तो पन्ना को लगा, अरे कर्मावती को वचन दिए थे कि मैं ध्यान रखूंगी, ये मेवाड़ का अगला रहना है, और यदि बनवीर इसको मार देता है तो मेवाड़ का तो सूरज बुझ जाएगा, ये तो पूरा समाप्ति कर देंगे एकदम। तो उसके और तो कुछ दिमाग में आया नहीं। उनका खुद का बेटा था चंदन, क्या नाम था? उसको वहां पे सुला दिया। बनवीर गुस्से में आया, उसने आते पूछा पन्ना उदय सिंह का है? उसने कई डायरेक्टिंग करने की कोशिश की, क्यों मारना चाहता है, मत मार, तू कहता है तो हम वापस बूंदी चले जाएंगे, हम आएंगे नहीं, तेरे को राजा बनना है तू बन जा, पर जान तो छोड़ दे। उसने कहा पंचायती मत कर, बता कौन? तो वो कपड़ा डाल के सुलाया था कि ये रान, मारना तो मार दे इसको, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे तेरे ये वो। उसने तलवार देके मार दिया, उसने संभाला ही नहीं कि नीचे कौन है। चंदन को मार दिया। जैसे बनवीर वहां से गया, पन्ना दया उदय सिंह को छुपाया हुआ था उसको बाहर निकालती है और दोनों वहां से चंदन की लाश लेके निकलते हैं। चंदन का अंतिम संस्कार करते हैं। पन्ना दया उदय सिंह को लेके कुंभलगढ़ चली जाती है। कहां चली जाती है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। रणा पे संकट आए तो कहां जाओ? लिखो, पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्ना दहाई प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्ना दहाई सैक्रिफाइड, पन्ना दहाई प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्ना दहाई प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। कुंभलगढ़ का जो किला था, उसका जो किलेदार था, किलेदार जो किले को संभालता उसको क्या बोलते? किलेदार। उसका नाम था आशा देवपुरा। क्या नाम था? क्या नाम बोलो? कौन से किले का किलेदार? कौन से किले का? लिखो, कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने, आशा देवपुरा ऑफ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने, आशा देवपुरा ऑफ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को शरण दी थी। गैव शेल्टर टू पन्ना दहाई एंड उदय सिंह। पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को शरण दी थी। गैव शेल्टर टू पन्ना दहाई एंड उदय सिंह। किसको शरण दी? पन्ना दहाई और उदय सिंह। किसने? आशा देवपुरा कौन से किले में? राजस्थान के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हीरालाल, क्या नाम था? कुंभलगढ़ के थे। कहां के थे? आशा देवपुरा कहां का? हीरालाल देवपुरा कहां के? तो कल पढ़ेंगे।